हाय, कैसे हो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा आज सुबह सुबह एक ख़राब न्यूज़ के साथ आ रहा हूं और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़राब न्यूज़ सुनने से पहले बता दूं, और ये हार्ट अटैक से संबंधित एक ख़राब न्यूज़ है। और पहली चीज़ कि ये डॉक्टर्स में इतनी ज़्यादा क्यों होते हैं, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आखिर आपको मालूम है आपके हार्ट अटैक की कथा 20 से 30 साल पहले लिखी जा चुकी होती है। आज यही बताऊंगा कि कौन सी वो एज है जो तय करती है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, होगी तो किस उम्र में होगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पहले श्रद्धांजलि दे दूं और ओम शांति बोलते हैं। डॉक्टर BL यादव जो सीनियर सर्जन थे SMS मेडिकल कॉलेज के, वो एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे और वहाँ पे उनको अचानक चेस्ट पेन होता है। उसके बाद उनको सीधा वहाँ पे एक गोदिया नाम की कोई जगह थी, पता नहीं कितना बड़ा शहर है, क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, तो हॉस्पिटल लेके गए लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। उनको एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ जिससे उनकी डेथ हो गई। और वो मल्टीटास्क वाले पर्सन थे जो राजस्थान के जो एसोसिएशन है, सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष भी थे। कुल मिला के हम जब मल्टीटास्किंग करते हैं, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, तो कहीं ना कहीं सारा जो स्ट्रेस है बॉडी का वो हमारे ऊपर आता ही आता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, हालांकि मुझे उनकी पर्सनल चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि वो स्मोक करते थे नहीं करते थे, लेकिन एक डॉक्टर आखिर इतने ज़्यादा क्यों हार्ट अटैक में चले जाते जबकि खुद वो डॉक्टर होते हैं। कितने कार्डियोलॉजिस्ट जो थे सर्जन, उनके साथ ऐसा हुआ, और फिजिशियन जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, और वो अगर नहीं बचा पाए हम उन लोगों को, तो एक आम आदमी और एक आम डॉक्टर के तो क्या ही बोलें। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले फिर बता दूं, इस बार का जो लीवर स्कैन है, वो फाइब्रो स्कैन, और जो अर्ली किडनी डिटेक्शन कैंप है UACR, वो लगेगा 7 फरवरी को। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं, सिर्फ अब 4-5 ही रजिस्ट्रेशन बाकी हैं, तो आप वो बता दीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो बस मैं आता हूँ और पहले श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो एक तो ये बुरी खबर आपको मैंने बता ही दी, जो इतने सारे डॉक्टर्स की डेथ हुई, और ये तो सर्जन थे, बहुत फेमस सर्जन थे, सीनियर सर्जन थे SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के। मैं आज आपको बताऊं कि एक तो ये बताऊंगा आपको कि मल्टीटास्किंग जो होती है, जब आप बहुत सारे काम एक साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेस है वो बॉडी पे पड़ता ही पड़ता है। मेंटल फिजिकल दोनों स्ट्रेस आपकी बॉडी पे पड़ते हैं, जो हार्ट के लिए कहीं से भी ठीक नहीं होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डॉक्टर्स जो हैं जब जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, शुरू के 10-15 साल उनको हॉस्टल का खाना खाना पड़ता है। शादी हो जाए बाद में तो हो सकता है बीवी बना के दे दे, लेकिन अगर बीवी भी डॉक्टर होगी तो फिर खाना जनरली हॉस्टल या मेड ही बनाती हैं। और हॉस्टल का खाने में कितना घी तेल पड़ रहा है, कैसा घी तेल पड़ रहा है, नहीं पता। कई बार मुझे आज भी याद है, मेडिकल कॉलेज में लखनऊ में जब हम पढ़ते थे तो नाश्ते के नाम पे हमें क्या मिलता था, ब्रेड पकोड़ा और एक ब्रेड ऑमलेट और पकोड़े और बंद मक्खन, तो कुछ ऐसा ही कुछ मिलता था। और कुछ हेल्दी तो कुछ मुझे लगता नहीं हमने कभी खाया होगा उस टाइम पे। तो जिनके भी बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि हॉस्टल का खाना कितना हेल्दी होगा, कितना घी तेल पड़ेगा। खाने में तो टेस्टी होते हैं, लेकिन कितना हेल्दी होते हैं, कितना घी तेल उनमें पड़ा होता है, किस क्वालिटी का घी तेल पड़ा होता है, तो पता नहीं है। और शाम के समय अक्सर हॉस्टल के खाने में फ्राइड खाना बहुत होता है, पूड़ी पराठे ये सब बहुत होता था, उस समय भी होता था और आजकल भी होता है। चलिए, आज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि किस उम्र में आपको ये जो ब्लॉकेज होती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये किस उम्र में बननी शुरू हो जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये आपकी देखो, ये जो एविडेंसेस मिलेंगी 15 साल की उम्र से ही हार्ट में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेन जो ब्लॉकेज होनी शुरू होती है वो 20 साल की एज के बाद शुरू होती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम
और बाकी सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं और एक प्लग नाम का एक बन जाता है, और वो प्लग जब रप्चर करता है तो वो हार्ट अटैक कर सकता है, क्लॉट बना सकता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये 20 से 30 साल में शुरू हो जाता है। 30 साल में इसके एविडेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा तो इंटेंसीफाई होता है वो 40 से 50 साल के बीच में। ये जो टाइम होता है ना 40 से 50 साल वाला, ये सबसे खतरनाक होता है। मैक्सिमम हार्ट अटैक शुरुआत इसी एज में होती है, 40 से 50 साल में। ठीक है, औरतों में, लेडीज़ में थोड़ा लेट होता है, 55 साल के बाद होता है, लेकिन आदमियों में 40 से 55 साल के बीच में काफ़ी हार्ट अटैक होता है। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा हार्ट अटैक इसी एज में होते होंगे, 40 से 55 साल की उम्र में। लेकिन अब जैसे अब ये भी देखा गया कि 40 साल के आसपास 50% लोगों में ये जो है एथेरोस्क्लेरोसिस यानी ब्लॉकेज की काफ़ी सिग्निफिकेंट शुरुआत हो चुकी होती है, और 60 साल के बाद 75% लोगों में ब्लॉकेज होती ही होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ठीक है, और कई बार जो प्लग होते हैं, ये जो बनते हैं प्लग, ये फाइब्रोसिस हो जाती है, इसके ऊपर ये एक फर्म बन जाते हैं, तो ये ज़्यादा हार्म नहीं करते। ये सिर्फ एंजाइना कर सकते हैं, जब आप चलोगे तो आपको दर्द हुआ, फिर आप रुक गए, ठीक हो गए। तो इस तरह के जो फाइब्रोटिक जो होते हैं और फर्म जो प्लग होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन जो सॉफ्ट प्लग होते हैं वो कभी भी रप्चर कर सकते हैं, क्लॉट बना सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है और मसल डैमेज हो सकती है। यंग पेशेंट में जनरली जब हार्ट अटैक होते हैं तो उनमें एक 30% के आसपास तो ब्लॉकेज ही होती है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक होता है। लेकिन जब सडन डेथ होती हैं, हम देख रहे हैं इतनी सडन डेथ हो रही हैं, उसमें 30% में हार्ट की ब्लॉकेज होती हैं, बाकी 30% में कुछ इनबॉर्न एनोमलीज होती हैं कि आर्टरीज़ में ही कोई गड़बड़ है जी, बचपन से पैदाइशी, उस वजह से हो गया। जेनेटिक कारण बहुत होते हैं, हेरिडिटरी कारण बहुत होते हैं, और कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारी मसल्स का, उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। कई बार स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी मसल की होती हैं, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, वहाँ पे भी इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा आज कहने का मतलब ये है कि आपकी शुरुआत 20 से 30 साल में हो चुकी होती है। आपकी ये जो एज होती है 20 से 30 साल या 35 साल, यही डिसाइड करती है आपका फ्यूचर, कि आपको आने वाले टाइम में 20 से 30 साल में शुरुआत हो गई, ठीक है, अच्छी खासी। अब तो हम 35 साल में इतने हार्ट अटैक देख रहे हैं। हम 35 में, 34 साल में, 33 साल में, 38 साल में इतने हार्ट अटैक देख रहे हैं। तो अब जो एज है वो धीरे धीरे हार्ट अटैक की कम होती जा रही है ना। तो जो हम कहते हैं कि 40 से 55 साल, मुझे लगता है कि अब 35 से 45 साल कर देनी चाहिए, 35 से 50 साल, इसके बीच में मैक्सिमम हार्ट अटैक होते हैं, मेरा ये मानना है। और बचने के लिए क्या करें, सबसे बड़ा सवाल कि हम बचने के लिए क्या करें। बचने के लिए सबसे पहले तो लाइफस्टाइल अपना भैया सुधार लो। कुछ तो मजबूरियां हैं कि हमें मेस का खाना है, बाहर का खाना तो मजबूरी है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप जितना अपने आप को बचा सकते हो खाने पीने से, बाहर का गंदा खाना पीने से बचाएं। जहाँ मजबूरी नहीं है वहाँ पे तो आप अपने आप को बचाओ। तो बाहर का खाना पीना पहले बंद करो, एक्सरसाइज रेगुलर करो, सिगरेट सुट्टे अवॉइड करो, और डायबिटीज़ अगर है, आपकी शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखो, और वज़न अपने कम करो, और बाकी नशे भी फूकने बंद करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बीपी कंट्रोल रखो। तो ये रिस्क फैक्टर अलग से हैं, ये सबके हैं, सबको पता है आजकल ये कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ओबेसिटी और अल्कोहल, स्मोकिंग, है ना, जेनेटिक रीजन से आपकी फैमिली में कोई अर्ली डेथ हुई है किसी की हार्ट अटैक से, या सडन कार्डियक डेथ हुई है, तो सारे रिस्क फैक्टर हैं। टेस्ट आप अपने रूटीन टेस्ट हमेशा करें। जैसे कार होती है ना भाई, कार की अगर सर्विसिंग 6-6 महीने पे या साल में नहीं कराओगे तो कार कभी भी धोखा दे जाएगी, इंजन बैठ जाएगा। आप अपनी बॉडी को एक कार की तरह लो कि आपका जो इंजन है, स्पेशली जो हार्ट है, इसकी सर्विसिंग के लिए या बॉडी की सर्विसिंग के लिए आपको हर 1 साल में एक बार सारे टेस्ट करा के ज़रूर देखने चाहिए। और जो हाई रिस्क पे हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उनको मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने हार्ट से रिलेटेड टेस्ट, चाहे TMT है, स्ट्रेस इको है, ये भी करा के जरूर देखें, ECG भी करा के देखें। हम जो क्लिनिक पे कंप्लीट हेल्थ चेकअप का पैकेज करते हैं, हम उसमें ECG भी ज़रूर करके देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ECG कई बार साइलेंट हार्ट अटैक को बताता है, जब किसी को पता ही नहीं चलता, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में या फीमेल में, कि आपको कभी साइलेंट हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन कई बार इस तरह की ECG आपको बता देते हैं कि पहले आपको कभी हुआ था। तो ये, और मैंने जैसे बताया, जो हम फाइब्रोस्कैन लीवर हो गया, USER हो गया, ये भी अब रूटीन टेस्टों में ही आ गए, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, स्पेशली अगर आपका BP ज़्यादा है, आपका
वज़न ज़्यादा है, आप अल्कोहल लेते हैं, तो ये टेस्ट भी आपको कराने चाहिए। अब लास्ट में फिर वही बात जो मैं हर बार बोलता हूँ कि एक टेस्ट हमेशा मैं बोलता हूँ कि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं। एक इकोकार्डियोग्राफी जो आपकी हार्ट की मसल, आपकी वॉल को बताता है कोई स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है। और अभी मैं सुन रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान को भी पता चला कि उनको कोई जेनेटिक डिजीज़ है। अब ये तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने 3-4 साल का ब्रेक ले लिया अपने स्टैंड अप कॉमेडी के शो से। तो इसीलिए कहता हूँ उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनको थकान हो रही थी, मेंटल और फिजिकल फटीग हो रही थी, तो उन्होंने जब टेस्ट कराया तो उनको पता चला। अब ये तो क्लियर नहीं है क्या जेनेटिक डिजीज़ है, और मैं इस पर कोई अभी ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। लेकिन फिर 2 ही टेस्ट बोलूँगा, एक सबसे पहले इकोकार्डियोग्राफी, अपनी हार्ट की मसल को जाँच लें, और दूसरा क्योंकि उसमें भी सडन कार्डियक प्रॉब्लम होती है, सडन कार्डियक डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 4 घंटे खाली पेट रहना पड़ता है और एक डाई दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है। इससे पहले किडनी फंक्शन टेस्ट करा के देखा जाता है, अगर वो ठीक है तभी कराया जाता है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, तो अगर आप डरते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से कि वहाँ पर डाई दी जाएगी, हमारी किडनी को खतरा ना हो जाए, तो आप कैल्शियम स्कोरिंग करा के देख सकते हैं, है ना। तो वो भी काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ तो बता ही देता है। लेकिन हाँ, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ज़्यादा बेहतर टेस्ट है कैल्शियम स्कोरिंग से। और चार्जेस 14-15 हज़ार के हैं मार्केट में सीटी के कोरोनरी एंजियोग्राफी के। बड़े हॉस्पिटलों में 20 हज़ार के आसपास हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ पे अच्छी लैब हैं, मैं शुरू से उनको काफ़ी कम रेट पे करा के दे रहा हूँ। तो जिन लोगों को सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करानी हो, क्योंकि बहुत बार टीएमटी स्ट्रेस को नॉर्मल आते हैं, उनमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें अगर आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना चाहते हैं। और अगर आप दिल्ली के हैं तो, क्योंकि ये मैं दिल्ली के बता रहा हूँ, मुझे बाहर का नहीं पता कि वहाँ पे मैं करा के दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। और यस, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में ये जो देखना चाहिए कि आपकी सीटी स्कैन कितने स्लाइस की मशीन है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम 256 या 128 स्लाइस की मशीन तो ज़रूर होनी चाहिए। जितने ज़्यादा स्लाइस की मशीन होगी, उतना ही रेडिएशन कम होगा, उतना ही खतरा कम होता है कैंसर होने का आगे चल के। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।